हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो आर्मी जीडी के लिए मैं आपको केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स से डील करूंगा। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक से मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इंश्योर करूंगा कि पिक्चोरियल फॉर्म में, पिक्चर के माध्यम से आपको केमिस्ट्री के सभी कॉन्सेप्ट को मैं समझा सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करें। तो एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पे केमिस्ट्री के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमारे एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है उस टॉपिक्स को हम डील करेंगे। इससे पहले मैं आपके बेसिक बनाऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है साइंस से। साइंस का पोर्शन 40% है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे एग्जाम के बारे में। जो सोल्जर जीडी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, रिटन एग्जाम जो होता है, उसके अंदर जीके का 30% आता है, जनरल नॉलेज से, जनरल साइंस से 40% आता है, एंड मैथमेटिक्स से 20% एंड लॉजिकल रीजनिंग से 10%। तो आपको याद रखना है, मैं आपको यहाँ पे साइंस सेक्शन से डील करूंगा, बेसिकली साइंस के केमिस्ट्री पार्ट से डील करूंगा यहाँ पे। तो 40% एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इसलिए हमको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इसको समझना है और बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं। साइंस में जो 40% आएगा, तो आप यहाँ पे कैटेगराइज करके देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का हमारे पास जो सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हमारी केमिस्ट्री यूज होती है। तो मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो इस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो आपके साथ हो रहा है, आप लाइफ में आगे पीछे जो यूज करते हैं दिन में दिन, डे टू डे लाइफ में, वो उन सभी चीज़ों से रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका एग्जाम भी क्वालिफाइड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो हम पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री देखिए सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि मैटर क्या होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपको करना ये है, जैसे ही मैं लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे साथ आपको कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो अगर आप नोट्स बना लेंगे, फिर आप अपने नोट्स का जब रिवाइज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे और चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊंगा और बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता जाऊंगा, तो उसको आपको पॉज करके आंसर भी देना है, जिससे आपका पार्टिसिपेशन बढ़े। तो जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। मैटर इन अवर सराउंडिंग में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि मैटर क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है मैटर होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है इस यूनिवर्स के अंदर, आपको समझना है कोई भी चीज़ जो हमें यूनिवर्स के अंदर दिख रही है वो सभी क्या है, मैटर है। अगर आप जिस पेन से लिख रहे हैं उससे हम पूछें वो क्या है, तो वो एक तरीके का मैटर है। कॉपी के अंदर लिख रहे हैं, वो कॉपी क्या है, मैटर है। आप ये लेक्चर किसके ऊपर देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो वो एक मैटर है, कंप्यूटर में देख रहे हैं तो मैटर है, पीस अपना लैपटॉप में देख रहे हैं तो वो मैटर है। मतलब कुछ भी चीज जो आप देख पा रहे हैं वो सभी क्या है, मैटर है। यहां तक कि जो हवा, एयर वी ब्रेथ इज अ मैटर, फूड वी ईट इज अ मैटर, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप्स, यहाँ की छोटे छोटे पानी के जो कण होते हैं वो सभी मैटर कहलाते हैं। पानी की बूंदें, छोटे छोटे कण, ये सभी चीजें क्या किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, मैटर कैटेगरी के अंदर। तो ये आपको समझना है। आई थिंक मैटर आपका क्लियर हो गया होगा। मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी चीज है। हमारे जो इंडिया के अर्ली फिलोसोफर थे, यहाँ पे बात कर रहा हूं पुराने फिलोसफर, मतलब एकदम पुराने बुद्धिजीवी आप कह सकते हैं हिंदी में, तो उन्होंने मैटर को 5 तत्व कहा था, पंच तत्व, आपको पता होगा पंच तत्व नाम दिया था, 5 एलिमेंट्स कहा था कि जो मैटर होते हैं वो 5 एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला है स्काई, सेकंड नंबर पे एयर, थर्ड नंबर पे फायर, फोर्थ नंबर पे वाटर एंड फिफ्थ नंबर पे लैंड। तो ये पंच तत्व है, ये पंच तत्व के नाम आपसे याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा क्वेश्चन, आपसे दे देगा पंच तत्व के अंदर कौन सा यहाँ पे नहीं आता है या कौन सा इसका पार्ट है। तो हो सकता है 3-4 ऑप्शन दे, तो 4 ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आपको ना दे, कुछ दूसरा दे दे, तो आपको वहां पे समझना है ये पांचों तत्वों के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं तो मैटर को मेनली अगर आप मॉडर्न वे में देखें आज के दौर पे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है और सेकंड नंबर पे केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें मैटर को सॉलिड फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, लिक्विड फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है और गैसियस फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। सिंपल सी चीज है, आप फिजिकली देख के कैसे बता सकते हैं कि यार ये चीज सॉलिड है, ये चीज लिक्विड है या ये चीज गैस है? आप उसे देख के या टच करके बता सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है। तो इसे ही हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, जहां पे केमिकल मिक्सचर रहता है किसी भी चीज का। सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आप मिल्क पीते हैं तो मिल्क के अंदर अगर आपने पानी मिला दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि आप वहां पे समझ नहीं पाएंगे ना कि मिल्क के अंदर पानी है या नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको देख के तो पता नहीं चल सकता क्योंकि उसका कलर तो व्हाइट ही रहेगा। तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन तो हम क्या कहते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे दो फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है, एक प्योर सब्सटेंस जो कि बिल्कुल प्योर है जैसे कि एलिमेंट्स हो गए और कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स के अंदर दो आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वही टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री इतना वास्ट है कि हम अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना है। जनरल साइंस की बातें करेंगे, जो चीज़ आपको समझ में आए और जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। तो मिक्सचर हम देख लेते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं यहीं पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर आपको समझ में नहीं आया कि ये मिक्सचर हो गया है। सपोज मिल्क के अंदर आपने पानी मिला दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मिल्क और पानी जो है मिला हुआ है या नहीं। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जहां पे आपको अलग से समझ में आ जाता है कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। सपोज आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने कंकड़ डाल दिए या कुछ मिट्टी डाल दी, तो क्या होगा, वो मिट्टी या कंकड़ क्या होगा, नीचे जम जाएगा या ऊपर उसमें दिखेगा पानी के अंदर। तो उससे जो अलग से दिखेगा उससे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे आगे चलते हैं। हमने बात की थी स्टेट ऑफ मैटर की, तो स्टेट ऑफ मैटर हमारे तीन प्रकार के हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया और गैसियस फॉर्म हो गया। हमने तीनों फॉर्म को देखा था। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पेंसिल हो गई, हैट हो गया, स्केटबोर्ड हो गया, टेबल हो गई, बाइसिकल हो गया, एप्पल हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्नो हो गया, ट्री हाउस हो गए। ये सभी क्या है, सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड की बात करते हैं, मिल्क जो आप पीते हैं, हॉट चॉकलेट हो गया, रेन हो गई, ड्रिंक हो गया, सूप वगैरह जो आप पीते हैं, जूस अगर अभी कभी पीते हैं, तो ये सारी चीजें क्या आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। गैसियस फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको समझना है, विंड हो गई, एयर हो गई, विंड फ्रॉम वेन, अगर आप फैन से हवा लेते हैं तो उससे जो हवा आती है वो सारी चीजें क्या हो जाती है, गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, मैटर को यहाँ पे प्योर और मिक्सचर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन है, इसके बाद आई थिंक आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आपको दोनों को समझना है कि प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो ये तरीके का एलिमेंट है, मतलब कॉपर, आपने देखा होगा पर्टिकुलर कॉपर से बनी हुई चीजें यूज की भी होंगी आपके घर और घर में बर्तन वगैरह कॉपर के अगर होंगे तो आपने देखा होगा। तो नॉर्मल सी चीज है, ये कॉपर से बना हुआ है, मतलब सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये क्या हो जाता है, एक प्योर फॉर्म है, इसमें किसी चीज का मिक्सचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमने आयरन मिला दिया या कुछ और मिला दिया। कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो कंपाउंड एक तरीके, जैसे आप समझ लीजिए बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमने दो तीन चीजें मिक्स करके बेकिंग सोडा बनाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे टी हो गया, मैंने आपको बताया ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें बहुत सारी चीजें मिली हो, आपको समझ में आ जाता है, दूध मिला हुआ है इसके अंदर पानी मिला हुआ है, हमने चाय पत्ती डाली है, हमने और उसे पकाया है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिक्सचर है। तो वो जो हो जाती है यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर हो जाती है। तो आपको समझ में नहीं आता, सारी चीजें मिली तो हुई हैं, लेकिन आपको जब आप चाय देखेंगे तो आप चाय में से पानी को तो अलग नहीं कर सकते हैं, चाय में से आप दूध को तो अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाती है, हमारी होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप फिक्स देख रहे होंगे, फिक्स के अंदर अलग अलग जो है मिक्सचर रहता है, यहाँ पे तो आपको अलग अलग दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमने डिस्कस किया।
अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको याद रख लेना है, इसके ऊपर क्वेश्चन राइज होता है। मैटर किस चीज से मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके हमारे मैटर बने होते हैं। सिंपल से एग्जांपल दूं, कोई लकड़ी को अगर आप तोड़ेंगे या किसी पत्थर को फोड़ेंगे तो उससे छोटे छोटे कण निकलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे पार्टिकल्स हो जाते हैं, जिन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स मैटर रहते हैं वो कितने छोटे छोटे रहते हैं। एक छोटे छोटा पार्टिकल्स आपने देखा होगा बुरादे वगैरह, तो वो कितने छोटे छोटे रहते हैं, तो वो बहुत छोटे रहते हैं, ये आपको याद रखना है। उनके बीच में स्पेस रहता है, आपको याद रखना है कि मैटर्स के बीच में अगर कोई भी मैटर होता है तो उनके बीच में स्पेस रहता है। आपको ये स्पेस अपनी आंखों से तो नहीं दिखेगा, पर अगर आप माइक्रोस्कोप या बड़ी चीजों का इस तरीके से यूज करते हैं तो आप वो स्पेस को देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर रहता है कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहता है। अब कहाँ पे कैसे मूवमेंट में रहता है? जैसे अगर आप एयर में देखते रहे होंगे तो हवा में पार्टिकल जो है मूव करते रहते हैं, धुआं मूव कर रहा है या कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जा रही हैं, तो वही सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स के मैटर हैं वो आपस में एक दूसरे को बांध के रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। जो आपको समझना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, हमने एक ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर हमने क्या किया, पानी ले लिया, फिर उसके अंदर हमने थोड़ा सा शुगर ऐड कर लिया। जब हमने शुगर ऐड कर लिया तो क्या पानी का लेवल बढ़ा? आपको दिखा बढ़ता हुआ? नहीं, पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो उससे हमने क्या अंदाजा लगाया? हमने ये अंदाजा लगाया कि सॉल्ट जो है डिजोल्व हो चुका है पानी में, लेकिन वाटर डज नॉट चेंज। जो लेवल है वाटर का वो ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ था और यहाँ पहुंच गया। तो वाटर जब चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उस स्पेस में जाके वो सॉलिड फॉर्म जो शुगर है वो घुल के इसके अंदर रह गया। तो ये आपको यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मैटर की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाता है जनरली कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि हम जनरली बताते हैं 3 टाइप्स के मैटर होते हैं। एक होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, एंड देन होता है गैसियस फॉर्म में। लेकिन एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका नाम आपको याद रखना है। अब ये आयोनाइजेशन वगैरह की वजह से होता है, अगर आप इतने डिटेल में जाएंगे तो आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपको बस इसका नाम याद रखना है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। तो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन में प्रीवियसली पूछा भी गया है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर किसे कहते हैं, उसका क्या नाम है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा। आगे चलते हैं, हम कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डाल रखे हैं, तो आप पॉइंट्स को एक बार रीड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिनिमम उनके बीच में गैप रहता है। मूवमेंट जो उनका होता है बहुत ही कम मूवमेंट, एक तरीके से ना के बराबर उनका मूवमेंट होता है, और कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल मतलब आप किसी सॉलिड को दबाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो दब जाएगा। ईंट जैसे अगर आप कहता हूँ, ईंट को अगर आप दबाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि ईंट इतना है फिर थोड़ी देर में इतनी उसकी हाइट हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं होता है। मतलब दोनों इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बंधे रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में बंधे रहते हैं। इनका एक डिफिनिट शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। शेप आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर फिक्स शेप होगा आपकी पेंसिल का, आपके पेन का, आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का, और वो ऐसा तो है नहीं कि टाइम टू टाइम जो है चेंज हो देता रहता है। तो ये ऐसी चीज़ भी नहीं कि वो चीज़ चेंज उस शेप हो रहा है। आगे चलते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको समझना है कि लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा आगे है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा फ्रीली मूव हो रहे हैं। इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, फ्रीली मूव हो रहे हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे समझना है कि इतने ज्यादा भी फ्रीली मूव नहीं हो रहे, इसलिए लिक्विड क्या होता है, बह पाता है ना कि उड़ पाता है। आपको समझना है क्या
क्या हो पाता है, बह पाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड जो है बहने लगता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये हमने देखा होगा। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, फिक्स कोई शेप नहीं होता है। आपने ग्लास के अंदर डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेगी लिक्विड, आपने बॉटल के अंदर डाला तो बॉटल का ले लेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। आगे चलते हैं, इसी के अंदर हम बात करते हैं गैस की। तो गैसियस जो फॉर्म होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गैसियस फॉर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं और इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, भगते रहते हैं आपस में। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई धुआं निकल रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, तो देखते होंगे धुआं कितनी तेजी से बढ़ता हुआ ऊपर चला जाता है। उसके पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि रुक रहे हैं आपस में, कोई इसका कुछ शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कुछ डिफरेंट एरिया नहीं है। अगर आप किसी कंटेनर के अंदर उसको रख देंगे तो फिर वो फिक्स के अंदर रहेगा। सपोज बैलून के अंदर रख दिया तो बैलून के अंदर उसने एक फिक्स शेप बना लिया। तो इस तरीके से हमारा एयर होता है। नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे। आप अच्छे से देखिए फिगर को तो आप इसको समझ पाएंगे तीनों में डिफरेंस कि सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरीके से आपस में अट्रैक्ट होकर रह रहे हैं, लिक्विड के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देखने को मिल रहा है और गैसियस के बीच में कितना ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। चेंज ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए, ये बहुत ही जर्नल सी चीज़ है। इसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते ही होंगे कि बर्फ का जम जाना, पानी का जम जाना। एक तरीके से पानी आप लोग देखते होंगे कश्मीर के अंदर किस तरीके से पानी जो है जमता रहता है, बर्फबारी होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी चीज़ें आप देखते रहे होंगे। तो जब पानी जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं, आइस कहते हैं। तो आइस को अगर आप हीट करेंगे, तो आप उसे गर्मी देंगे, हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो लिक्विफाई मतलब उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ये वर्ड्स आपको याद रखना है। मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब होता है कि सॉलिड जो है मेल्ट हो रहा है। मेल्ट मतलब होता है पिघलना। तो सॉलिड क्या हो रहा है, पिघल के लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो सॉलिड की मेल्टिंग से वो क्या बन जाता है, लिक्विड। अब लिक्विड को हम और गर्म करते हैं। जैसे अगर आपने गर्म पानी देखा होगा, अपने आपके घर में भी अगर गर्म पानी करते होंगे, तो जब पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो जाता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। आप नॉर्मल बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में बॉइलिंग बोलते होंगे आप लोग कि लिक्विड जो है बॉयल हो रहा है, पानी गर्म हो गया है, अब वो भाप निकलने लग गया है। तो वो जब बॉयल होने लग जाए, बहुत तेजी से उबलने लग जाए, उससे वाष्प निकलने लग जाए, गैसेस फॉर्म में वो होने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। तो वो क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में यहाँ पे लिक्विड चेंज हो जाता है, हमारा पानी गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। सॉलिड से किस तरीके से लिक्विफाई किया, तो लिक्विड फॉर्म में चला गया। फिर हमने उसको क्या किया, हमने इसको बॉईल किया और ज़्यादा हीट दिया, तो वो क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। इसका जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं हम। सपोज गैसियस फॉर्म में है, अब हमने इसको कंडेंस किया। आपने देखा होगा बर्फ जमने लगती है, या सुबह सुबह आपने देखा होगा जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं आपस में, तो वो यहाँ पे कंडेंस होना शुरू हो जाता है। और फिर छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट जब अगर आप सुबह सो के उठते हैं, तो आपने देखा होगा पत्तों वगैरह में छोटे छोटे पानी की बूंद जो है जमा रहते हैं। तो वो क्या होता है, जिसे आप ओस कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो वो ओस कहाँ से आती है, जो हमारे लिक्विड फॉर्म, ये जो होता है गैसेस फॉर्म होता है, वही कन्वर्ट हो जाता है कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपको समझना है यहाँ पे। फिर अगर हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं, जैसे अगर आप फ्रीजर में आप रख देते हैं फ्रिज के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, जमने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड बन जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर सॉलिड से डायरेक्टली हीट करके गैसेस फॉर्म में लेके आया जाए, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमिंग कहते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछते हैं कि सॉलिड से यार गैसेस फॉर्म में डायरेक्टली कैसे हो सकता है, तो नॉर्मल सी चीज़ है। आपने कैंफर देखा होगा, कपूर घर में जलाया भी होगा। तो जब आप कपूर जलाते हैं तो वो क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। और वो लिक्विड तो होता नहीं, वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली जल के क्या हो जाता है, धुआं में बदल जाता है, हवा में चेंज हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप कहीं पे भी इसको मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग को। इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको देखना है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब
कितने टेम्परेचर में, देखिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो हो जाता है, ये नापने की यूनिट है कि कितने डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो एक तरीके से थर्मामीटर के अंदर आप नापते होंगे तो वहाँ पे डिग्री लिखा रहता होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, पानी जमना शुरू हो जाता है। आपको ये चीज़ समझना है, पानी क्या हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, दैट इज फ्रीज होना शुरू हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो हम एक बार समझते हैं। अ सब्सटेंस इज अ मेल्टिंग व्हाइल इट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। तो आपको समझना है पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी जो है मेल्ट होके बर्फ जो है मेल्ट होके पानी में कब कन्वर्ट होता है, वाटर फॉर्म में कब आता है, लिक्विड फॉर्म में कब आता है, 0 डिग्री सेल्सियस में स्टार्ट होता है। और अगर आप कोई दूसरा सब्सटेंस लेंगे तो हर सब्सटेंस का अलग अलग ये होता है। अगर आप बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर आपने वाटर ले लिया, वाटर को आप फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। सिंपल वाटर का आप एग्जांपल ले लीजिए, वाटर को आप अगर फ्रीज करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है और वो बर्फ के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर आपसे कभी पूछा जाए, जनरली ये क्वेश्चन राइज नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए तो आपको समझना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है मतलब आगे प्रोसेस और पीछे प्रोसेस दोनों हो रही, मतलब सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज हुआ और लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हुआ। तो ये दोनों प्रोसेस जब होती हैं उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। हम चीज़ों को क्या करते हैं, रिवर्स कर रहे हैं। आपने गाड़ी में सुना होगा रिवर्स करना मतलब पीछे की ओर जाना। तो जब प्रोसेस पीछे की ओर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आप अपनी लिंक दे रखी है, तो आप वहां पे कहीं पे भी मुझसे पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो। हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन अराइज हो भी सकता है इसके ऊपर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। सपोज 1 किलो आपने कोई सॉलिड ले लिया, सपोज हमने 1 किलो बर्फ ले लिया। बर्फ मतलब आइस, हमने 1 किलो आइस ले लिया, जमा हुआ पानी हमने ले लिया। फिर हमने क्या किया, उस लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है, उस प्रेशर में हमने क्या किया, उसे मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जितनी एनर्जी हमें लगेगी, जितना आप एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी मतलब जितना आप गर्म करेंगे उसे, तो आपने कितना गर्म किया वो क्या हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। आप चाहें तो ये डेफिनेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। आप सभी लोगों ने घर पे पानी को बॉईल तो किया ही होगा, जनरल सी चीज़ है। जो जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस आपके आसपास ही ये साइंस चल रही है। आप महसूस कर सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हुए। जब आप 1 किलो पानी को, सपोज 1 किलो पानी कह लीजिए या 1 लीटर कह लीजिए, 1 kg पानी को आप बॉईल करते हैं, तो जब वो वेपर फॉर्म में, सपोज पूरा पानी क्या हो गया, पूरा वाटर क्या हो गया, उड़ गया, जल गया और हवा में बदल गया, मतलब जल के उड़ गया, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके अंदर जितनी हमारी टेम्परेचर लगी जलाने में, जितना हमारा पावर लगा, हमें हीट लगी, देना पड़ गया, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी चीज, जितने टेम्परेचर में पानी उबलना शुरू हो जाता है, पानी गैसियस फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है, भाप निकलना शुरू हो जाता है, या कोई भी लिक्विड का भाप निकलना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया मतलब ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। इसके अंदर कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ग्राफ बनाया है। स्टार का मतलब है फेस को चेंज कर रहा है। सॉलिड फॉर्म है,
हमने क्या किया, बर्फ ले लिया। आपको यहाँ पे समझना है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बस उसको इमेजिन करते हुए चल रहा है। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आप इमेजिन करते हुए चलिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या किया, सॉलिड ले लिया, हमने बर्फ ले लिया, फिर बर्फ को हमने यहाँ पे क्या किया, हीट किया। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमने बताया था ना, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट होना शुरू हो गया। तो जितना ये जो जितनी हमें एनर्जी लगी, जितने टाइम में वो मेल्ट हुआ, वही हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो यहां पे हमने क्या किया, इसे मेल्ट किया। जब हमने इसे मेल्ट किया तो ये क्या हो गया, लिक्विड बन गया। फिर लिक्विड कितने डिग्री सेल्सियस में, मतलब हमारा पानी कितने डिग्री सेल्सियस में उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। ये पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन राइज होता है। मेल्ट कब होता है, पानी मेल्ट कब होता है, सॉरी पानी जो है फ्रीज कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। बर्फ मेल्ट कब होता है, आइस मेल्ट कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। समझना है आपको, याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। तो लिक्विड फॉर्म में हो गया। लिक्विड फॉर्म में हमने लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस में जब हमने उसको हीट किया, बहुत ज़्यादा गर्मी दी 100 डिग्री सेल्सियस में, तो कंडेंसेशन इवेपोरेशन होना शुरू हो गया, वो भाप में बदलना शुरू हो गया और गैसियस फॉर्म में उड़ गया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं और फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट को हम 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, तो आपको बताना है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपके क्वेश्चन भी यहां से बन गए। आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि कोल्ड और हॉट में अगर आप चीजों को गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज आप गर्म करेंगे तो वो चीज फैलती है, वो एक दूसरे से दूर जाएगी गर्म होगी। तो सॉलिड को जैसे कोल्ड फॉर्म में इस तरीके से सॉलिड रहता है, टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो इस तरीके से फैलना शुरू होगा। मतलब उसके बीच के जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम पार्टिकल्स कहेंगे, वो पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, किसी गर्म चीज में आपका हाथ पड़ गया तो आप क्या करते हैं, एकदम से हाथ को हटाते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, दूर जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे समझना है, जब ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स भी दूर जाते हैं जब उनको हीट लगती है, जब उनको गर्मी लगती है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सब्लिमेशन। नोट डाउन कर लीजिए इसको, सब्लिमेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी समझाया कि कैम्फर, जब हम कपूर को डायरेक्टली गर्म करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, और सॉलिड फॉर्म से क्या हो जाता है, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो जब भी स्टेट चेंज करते हैं, स्टेट मतलब आपको समझ गया होगा, स्टेट हमने पहले डिस्कस किया, स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, बार बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा आपको। तो स्टेट हम क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में चला गया, वो डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चला गया, दैट इज गैसियस फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ये प्रोसेस का नाम पूछा जाता है कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं। तो जब भी सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म में जाता है कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। अगर हम प्रेशर लगाते हैं गैस के अंदर, सपोज आपने बैलून ले लिया, बैलून में आप क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो वो फूट जाता है, गैसेस एक दूसरे से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सॉलिड सरफेस रख दिया, मतलब जो सरफेस है ऐसा नहीं कि फूटने वाला है, हम गैस को दबाते हैं, बहुत तेजी से दबाते हैं, तो क्या हो जाता है, कंप्रेस होने के कारण जब उसमें प्रेशर आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। हमने अभी डिस्कस किया कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जब हम उसे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस मतलब उसे दबाएंगे, बहुत तेजी से दबाएंगे ऊपर नीचे से, तो क्या होगा, ये पास पास आएगा। और हमें पता है किसके पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, लिक्विड के। तो ये चेंज किस में होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इतने पास पास नहीं आएंगे, मतलब जैसे सॉलिड में पास पास, सॉलिड में तो बिल्कुल बधे रहते हैं बहुत ही तेजी से, लेकिन लिक्विड में पास पास रहते हैं पर इतने ज्यादा नहीं रहते। तो गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हम गैस के अंदर यूज करते हैं। जो सिलेंडर आप लोग यूज करते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, उसे कंप्रेस करके रखा जाता है गैस को, और बहुत लिक्विड फॉर्म में इसको
रखा जाता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि किस तरीके से इस डायग्राम की मदद से आप सभी क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सॉलिड फॉर्म से आपने हीट दिया तो क्या हो गया, फ्यूजन हुआ। तो ये प्रोसेस का नाम आप डायग्राम बना लीजिए कॉपी के अंदर, और ये प्रोसेस का नाम जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने क्या किया, सॉलिड फॉर्म को हीट किया और उसे फ्यूजन किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब हमने लिक्विड को हीट किया तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैसेस फॉर्म में अभी हमने देखा। और गैसेस को हमने क्या किया, सब्लिमेशन किया। सब्लिमेशन किया तो वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्टली हमने उसे कंप्रेस कर दिया बहुत ही तेजी से, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम उल्टा चलते हैं, सॉलिड से हम उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस मतलब ठंडा करना किसी भी चीज को, तो गैसेस को अगर हम ठंडा करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। टेम्परेचर कम होगा तो जब टेम्परेचर कम होगा पास पास आएंगे तो लिक्विड बन जाएंगे। फिर और उसको ठंडा करते हैं, सॉलिडिफाइड करते हैं, जैसे हमने फ्रिज के अंदर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। हमारे पास है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको समझना है, जब भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे होंगे, लिक्विड की टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, ओशन है एक तरीके से, वाटर है, वाटर के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपने जनरल साइंस के अंदर पढ़ा होगा। तो किस तरीके से जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं इसके पार्टिकल, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। जब क्या होता है, लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पहले ही उसके 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के पहले ही किन्हीं वजहों से वो क्या हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। आपने जनरली देखा होगा गर्मियों के मौसम में तालाब, पानी, सारी चीजें क्या, तालाब वगैरह क्या हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, पानी का लेवल उनका कम हो जाता है, डैम वगैरह काफी सूख जाते हैं। तो क्यों होता है, इवेपोरेशन की मदद से। इवेपोरेशन यहाँ पे प्रोसेस रहती है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब इसके हम कुछ फैक्टर देख लेते हैं कि वेपराइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है, इवेपोरेशन वेपराइजेशन एक ही है तो उस पर डिपेंड करता है, तो इसको आपको याद रखना है। वेपराइजेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सपोज आपने क्या किया, एक बड़ी सी थाली ली, उस थाली के अंदर पानी डाल लिया, उस थाली को गर्म छत पे अपने रख लिया, धूप आ गई, और एक ग्लास में रख लिया और ग्लास के अंदर पानी रख लिया। तो सोचिए किसके ऊपर से पानी जल्दी उड़ के जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जाएगा, थाली से हम क्योंकि बहुत ज्यादा सरफेस से सभी मॉलिक्यूल्स एक साथ ऊपर उठेंगे, सभी जो पार्टिकल्स हैं पानी के एक साथ ऊपर उठेंगे और हवा में मिल जाएंगे। और यहाँ पे तो सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी से, तो पानी पूरा किसका खत्म होगा, थाली का जल्दी। तो याद रखना है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, वेपराइजेशन इवेपोरेशन दोनों एक ही चीज है, वेपराइजेशन उतनी तेजी से होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरफेस एरिया बढ़ने पर क्या वेपराइजेशन बढ़ेगा या नहीं, तो यस, वेपराइजेशन बढ़ेगा। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर हीट ज्यादा लेंगे, गर्मी, आप गैस को तेज कर देंगे तो क्या होगा, जल्दी उबाल मारेगा और जल्दी उड़ेगा पानी। तो सिंपल चीज है, तो बनेगा ही। वेपराइजेशन इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर आप ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं तो वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब ठंडा पानी कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं पानी के कण जो हवा में है उसको अगर आप कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि पानी के कण कण अगर हवा में रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, टाइनी पार्टिकल वो टकराएगा फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए अगर जितनी ज़्यादा हवा सूखी रहेगी, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम रहेगी, आप लोगों ने भी ह्यूमिडिटी महसूस की होगी जब आसपास बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्या बिल्कुल चिपचिपाहट सा होता रहता है कि पानी पानी पूरे शरीर में आपको महसूस होता है, तो ह्यूमिडिटी कंडीशन वहाँ पे बन जाती है। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर आपने विंड स्पीड बढ़ा दी, अगर हवा बहुत तेजी से चल रही, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप घर पे कपड़े वगैरह भी सुखाते होंगे तो वो हवा में डालने के लिए रख देते हैं, जब कभी धूप नहीं आ रही है तो वो भी क्या होता है, सूख जाता है हमारे कपड़े। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखिए एक एग्जाम्पल की वजह से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किस तरीके से वेपरेशन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन अफेक्ट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप निकली हुई है, तो इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा,
विथ रिस्पेक्ट टू इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी, अगर मैंने जैसे आपसे बात करी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर कम रहेंगे हवा के अंदर तो ये जल्दी से बढ़ेगा, तो ये एक छोटा सा फैक्टर है जिसको आपको याद रख सकते हैं। विंड स्पीड, अभी हमने बात करी कि विंड की अगर आप पंखा चला देते हैं तो ये जल्दी इवेपोरेट होगा, जल्दी तेजी से हवा में जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये आपको पॉज करना है, सबसे पहले आप पॉज कर लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए, इसके आंसर दीजिए और फिर देखिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट, याद रखिए नॉट लिखा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम पढ़ लेते हैं कि डज अफेक्ट तो हम डायरेक्टली इफेक्ट टिक करके आ जाते हैं, तो कौन सा नहीं इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन में, जो हमारा इवेपोरेशन है उसमें कौन जो है इफेक्ट नहीं डालता है। क्या विंड स्पीड, अभी हमने देखा विंड स्पीड के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। क्या सरफेस एरिया, नहीं, सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे थाली के अंदर रखेंगे तो बहुत तेजी से इवेपोरेशन होगा। क्या टेम्परेचर, नहीं, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, सूरज की रोशनी में रख देंगे या टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, गैस ज़्यादा तेजी से कर देंगे तो वहाँ बढ़ेगा। इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज, नहीं, ये डिपेंड नहीं करता, तो ये डिपेंड नहीं करता, बाकी सब लोग डिपेंड करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप याद रखिएगा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, मैंने पहले ही बोला था इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। सॉलिड पहला फॉर्म है, सेकंड लिक्विड है, थर्ड गैस है, फोर्थ नंबर पे प्लाज्मा हो गया हमारा। तो प्लाज्मा क्या है हमारा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, आपने अच्छे से लेक्चर को देखा है, तो जरूर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, प्लाज्मा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आपको समझना है किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। देखिए थोड़ा सा अलग सा मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि इस तरीके से क्वेश्चन वैसे तो अराइज नहीं होते, पर थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। अब हमने क्वेश्चन लेक्चर के अंदर काइनेटिक एनर्जी की तो बात की नहीं, लेकिन आपको समझना है कि हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की है कैसे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब जिसके पार्टिकल ज्यादा तेजी से भागेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे आपको बस इतना समझना है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जितना ज्यादा जाते होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे आपको समझना है किसके पार्टिकल दूर दूर ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस मतलब सॉलिड फॉर्म हो गया, हमने पढ़ा था यार सॉलिड फॉर्म का तो जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में बध के रहते हैं, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड नंबर पे देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ वाटर हो सकता है लेकिन वाटर भी आपस में बध के रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो एक रख सकते हैं अपन छोटा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन अभी भी क्या है, वाटर है, तो इसको भी छोड़ देते हैं, मतलब वाटर भी नहीं है। अब स्टीम, यहाँ पे बात की जा रही है पार्टिकल ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब आप लोग जानते हैं होते हैं वेपर। अगर 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर है, देखिए टेम्परेचर ज्यादा मायने नहीं करता है, स्टेट मैटर करता है, तो स्पीड यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी, स्टीम की। तो स्टीम के पार्टिकल्स मतलब वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर होगा हमारा डी। हमने ये देख लिया पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कैसा रहा लेक्चर आज का, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और बस पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर कोई भी डाउट आपका राइज होता है तो आपको जरूर यहाँ पे मुझे बताना है, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए और बस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। और मैं ये दावा देता हूँ कि अगर आपने मेरे सभी बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किया, इसको नोट डाउन किया कॉपी पेन में, क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो जरूर आपका एग्जाम क्वालिफाइड होंगे। क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए वेरियस एग्जामिनेशन के लिए मैंने पढ़ाया है, एनडीए के लिए पढ़ाया है, सीडीएस के लिए पढ़ाया है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बस आपको मेरे गाइडलाइंस को फॉलो करना है और पढ़ते रहना है और चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।